हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे। तो उसमें आज हमारा कौन सा टॉपिक है? आज हम डेनिश और फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो डेनिश कंपनी भारत में कब आई और फ्रांसीसी कंपनी हमारे भारत में कब आई, तो इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं आधुनिक भारत के इतिहास पर कई वीडियो ला चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आज यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उनकी कंपनियों की स्थापना का क्रम, उनकी उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बन सकते थे इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजों को उनने कवर किया है। और साथ ही साथ किस तरह से अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना करी, उनके गवर्नर के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हमने उसमें पढ़ा है। तो आज के टॉपिक हमारा क्या है? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही जो आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक आपका डेनिश है। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उनका क्रम है आने का, इसलिए इन पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था पुर्तगाल आए थे। पुर्तगाल के बाद कौन आएगा? तो पुर्तगाल के बाद डच आए थे। उसके बाद कौन आया था? तो अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद कौन आएगा? तो डेनिश। और डेनिश के बाद कौन आएगा? तो फ्रांसीसी आ जाएंगे। तो ये उनके आने का क्रम है, उनकी आगमन का क्रम है। इसी तरह से हमने स्थापना के क्रम पर भी बात की थी। स्थापना कब हुई थी? तो आपने देखा था कि जो उनकी कंपनी की स्थापना सबसे पहले कौन करेगा? तो पुर्तगाली करेंगे। फिर बाद में कौन करेगा? तो अंग्रेज करेंगे। इसमें जब स्थापना की क्रम की बात आएगी तो अंग्रेज दूसरे नंबर पे हो जाएंगे, जबकि उनके आगमन का क्रम की बात होगी तो अंग्रेज तीसरे नंबर पे होंगे। तो डच आने के क्रम में डच दूसरे नंबर पे है, लेकिन कंपनी की स्थापना के क्रम की बात करें तो कौन हो जाएगा? तो अंग्रेज दूसरे नंबर पे हो जाएंगे और डच तीसरे नंबर पर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें भी हमने पढ़ ली थी। अब अंग्रेजों के बारे में, उन्होंने उत्तर भारत में किस तरह से अपना विस्तार कर रहे थे और साथ ही साथ वो अपना दक्षिण भारत में किस तरह से विस्तार कर रहे थे, इन सारी चीजों को हमने उसमें डिस्कस किया था। और इसी के तहत हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्हें शाही फरमान प्राप्त होता है, स्वर्ण फरमान प्राप्त होता है, तो उनको ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। और बंगाल के शाह शुजा से निशान भी प्राप्त होता है। ये तीनों चीजें उनको अंग्रेजों को प्राप्त होती हैं, जिससे उनके जो व्यापार की जो स्थापना उनकी हुई थी वो क्या हो गई थी? व्यापारिक शक्ति उनकी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई थी। इस तरह से उनका विस्तार भारत में होना शुरू हो गया था। तो अब हमारी अगली कंपनी है डेनिश। तो डेनिश की बात करें, डेनिश कहाँ की कंपनी थी? सबसे पहली बात तो डेनमार्क की कंपनी थी। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो डेनमार्क की कंपनी थी। डेनिश लोग जो थे वो कहाँ के थे? तो डेनमार्क की कंपनी थी। अब ये इन्होंने जो स्थापना की थी अपनी कंपनी की, तो स्थापना कब की थी? 1616 में इन्होंने अपनी कंपनी की भारत में स्थापना की थी। अब आगे देखते हैं। तो 1620 की बात करें, 1620 में क्या हुआ था? तो इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई। प्रथम फैक्ट्री ये कहाँ लगाएंगे? तो प्रथम फैक्ट्री तैकूबार तमिलनाडु में ये अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाएंगे। अब बात करते हैं 1676। तो 1676 में क्या करेंगे? ये अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे। दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे? तो श्री रामपुर बंगाल में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे। अब क्या होगा? क्योंकि इनका इतिहास बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इतिहास के पन्नों में कौन छपता है? या फिर कोई बहुत अच्छा काम करता है वो इतिहास में छपता है, या फिर उसने कुछ बुरे काम किए होते हैं, इस वजह से वो इतिहास में आते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? बहुत ज्यादा काम ही नहीं किया था, इसलिए इनका ज्यादा कोई इनके बारे में पढ़ने की भी हमें आवश्यकता नहीं है। बस कुछ ही चीजें हैं जो हमें याद रखना है, कुछ पॉइंट्स पढ़ना है और बस इनका काम खत्म करना है। तो डेनमार्क की सबसे पहली बात, डेनिश डेनमार्क की कंपनी थी। उसके बाद हमने देखा था 1616 में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की थी। अब ये प्रथम केंद्र कहाँ पे बनाएंगे? तो 1620 में प्रथम फैक्ट्री लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? तैकूबार तमिलनाडु में लगाएंगे। उसके बाद 1676 में द्वितीय फैक्ट्री लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? तो श्री रामपुर बंगाल में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक है, 1845 की बात करें तो ये क्या करेंगे? अंग्रेजों को अपनी सभी फैक्ट्रियां उठाकर अंग्रेजों के हाथ बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। तो इनका काम खत्म हो गया है। अब हम फ्रांसीसी के पढ़ेंगे, जो आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है, क्योंकि आपको पता है आपका पुर्तगाल, फ्रांसीसी और आपका जो अंग्रेज है, ये लोग आपका बहुत टाइम तक आप इस तरह से विस्तार करेंगे और इनके कई काम है जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में। आपको इन लोगों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रांसीसियों की।
तो फ्रांसीसियों की अगर बात करें तो जो फ्रांसिस थी वो फ्रांस की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी? तो फ्रांस की कंपनी थी। और ये कैसी आई थी? सबसे अंत में आई थी। ये चीज भी हमें पॉइंट में याद रखना है, सबसे अंत में आए थे और इनकी कंपनी भी स्थापना भी सबसे अंत में हुई थी और सबसे अंत में ही ये आए थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 1664 में। 1664 में कंपनी देश इन देश ओरिएंटल के नाम से ये अपनी कंपनी की स्थापना भारत में करेंगे। तो किस नाम से करेंगे? 1664 ईस्वी में कंपनी देश इन देश ओरिएंटल के नाम से भारत में अपनी कंपनी की स्थापना करेंगे। अब इनकी जो कंपनी को किस नाम से जाना जाएगा? इन्होंने, क्योंकि हर इसकी कंपनियों के नाम अलग होंगे, लेकिन किस तरह से याद जाना जाएगा? उनके स्थान के नाम से जाना जाएगा। जैसे अब इसे क्या कहा जाएगा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाएगा। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो फ्रांस में जब इन लोगों ने फ्रांसीसी की जो कंपनी भारत में स्थापित की गई, उस समय जो फ्रांस के जो थे वहां का शासक कौन था, वहां पे राजा कौन था, और वहां के बारे में एक आपको और याद रखना है, वित्त मंत्री के बारे में भी बात की जाती है। तो वित्त मंत्री के बारे में जानेंगे। वित्त मंत्री कोलबर्ट थे, उनके बारे में भी हम जानेंगे। क्यों ऐसी चीजें हमसे पूछी जाती हैं कि जब फ्रांच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसने भारत में स्थापना की अपनी कंपनी की, तो उस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक कौन था उस समय? लुई 14वां था। अगर वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री कौन था? कोलबर्ट था। वित्त मंत्री का नाम हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि वित्त मंत्री कोलबर्ट ने ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका को बनाया था। भूमिका का निर्माण करने वाला कौन था? तो आपका कोलबर्ट था वित्त मंत्री। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, वित्त मंत्री कोलबर्ट था। इसका आपको ये लास्ट सरनेम है उसका। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वित्त मंत्री कोलबर्ट था और लुई 14वां वहां का शासक था। वित्त मंत्री का नाम इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, उसकी जो भूमिका तैयार करने वाला, उसका जो बैकग्राउंड तैयार करने वाला था, वो कौन बनता था? तो वित्त मंत्री था। कहाँ का था? फ्रांस का था। कौन था? तो कोलबर्ट था। इतनी बात क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। तो पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। अब ये जो फ्रांसीसी जो कंपनी थी, ये कैसी कंपनी थी? तो ये सरकारी कंपनी थी। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये सरकारी थी। और इससे पहले हमने पढ़ा था जो अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो कैसी कंपनी थी? तो वो कैसी थी? आपकी प्राइवेट कंपनी थी। हालांकि उसमें महारानी एलिजाबेथ के भी लगे हुए थे शेयर्स, लेकिन वो कंपनी कैसी थी? तो प्राइवेट कंपनी थी। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कैसी कंपनी थी? कैसी कंपनी हो जाएगी? तो ये आपकी सरकारी, पूरी तरह से ये गवर्नमेंट कंपनी थी और यहाँ पे लगाई गई थी। और आपने पढ़ा था डचेस के बारे में, तो डचेस ने अपनी कंपनी की स्थापना की थी। वो कैसी कंपनी थी? तो संयुक्त उपक्रम थी। संयुक्त उपक्रम थी। तो इसका मतलब क्या था? यानी इसका मतलब ये था कि इसमें प्राइवेट भी शेयर्स लगे हुए थे और गवर्नमेंट के शेयर्स भी लगे हुए थे, दोनों का संयुक्त रूप था। इस वजह से जो डचेस की कंपनी थी वो संयुक्त उपक्रम के नाम से जानी जाती है। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वो एक कैसी कंपनी थी? वो कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, और हम इनकी फ्रांस की बात करेंगे तो ये कैसी कंपनी है? ये पूरी तरह से सरकारी कंपनी थी जो भारत में यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। किसने इसका तैयार किया था? तो विलियम कोलबर्ट ने तैयार किया था। अब बात करें मुख्य केंद्र की, तो मुख्य केंद्र की बात करें, इन्होंने भारत में जब ये आए तो इन्होंने अपने मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ बनाए, इन सारी चीजों से भी आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कहीं भी घुमाया नहीं जाता, आपको डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने होते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम कुछ चीजें समझ लेंगे, क्योंकि चीजें हमें जब समझ आ जाती हैं तो हमें वो ज्यादा टाइम के लिए याद रहती हैं। हमारा ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। तो 1668 यानी भारत में आगमन कब हो जाएगा? तो फ्रांसीसियों का भारत में आगमन 1668 में हो जाएगा। और जब ये आएंगे तो ये क्या करेंगे? प्रथम फैक्ट्री लगाएंगे। प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे? तो सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाने वाले का जो श्रेय है वो किसको जाएगा? तो मुख्य रूप से आपको जाएगा, फ्रांसीसियों के पास जाएगा। क्योंकि आपने देखा था कि जो सूरत में कंपनी लगाने की जो शुरुआत थी वो कर कौन रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में अपनी सूरत में कंपनी लगाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो कंपनी नहीं लग पाती थी और वो लोग अपनी कंपनी की स्थापना कहाँ करते थे? मसूलीपट्टनम में कर देते हैं। फिर 1613 में बाद में आकर वो अपनी सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान है, मैंने बताया था मसूलीपट्टनम में पहले उन्होंने अपना बना लिया था
यहाँ पे 1608 में लगाने वाले थे, लेकिन क्या हो गए थे, असफल हो गए थे, सफल नहीं हो पाए थे अपनी फैक्ट्री लगाने में, इसलिए ये नहीं लग पाती है 1608 में। फिर आके वो दोबारा में 1613 में जाके इसको फैक्ट्री यहाँ पर अपनी खोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो मुख्य केंद्र आप इसमें देख रहे हैं प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत में कौन लगाएगा अपनी पहली फैक्ट्री, तो लगाने का श्रेय किसके पास जाता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है। तो जो प्रथम फैक्ट्री लगाई गई थी वो किसकी सहायता से लगाई गई थी, किसके नेतृत्व में लगाई गई थी, तो फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी 1668 में। आगे देखते हैं हम द्वितीय फैक्ट्री। तो दूसरी फैक्ट्री फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे लगाएगी, तो दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 में लगाएगी। तो हमें किस तरह से याद रहेगा, हमें सालों के हिसाब से याद रहेगा। 1668 में पहली फैक्ट्री कहाँ, तो सूरत, दूसरी मसूलीपट्टनम कब लगेगी, तो 1669, यानी ठीक उसके एक साल बाद आपकी मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लगाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं 1674 में इस कंपनी के निदेशक होते हैं। कंपनी के निदेशक कौन है, तो फ्रैंक्विस मार्टिन एक बंदा होते हैं, वो कंपनी के निदेशक होते हैं। ये 1674 में क्या करते हैं, तो 1674 में वेलिकोंडा के सूबेदार शेर खान लोधी से एक गांव ले लेते हैं और उस गांव पे क्या करते हैं, वहां पर पांडिचेरी की स्थापना करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, पांडिचेरी की स्थापना कौन करेगा, तो यहाँ पे कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की जाती है। किससे लेके, वेलिकोंडा के एक सूबेदार होते हैं जिनका नाम शेर खान लोधी होता है। शेर खान लोधी से एक गांव लेते हैं जिसका वो स्थापना करते हैं, पांडिचेरी नाम से उसकी स्थापना कर देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी स्थापना कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो निर्देशक होंगे उसके मार्टिन, वो क्या करेंगे, पांडिचेरी की स्थापना करेंगे। कब करेंगे, 1674 में। अब बात करते हैं 1690 में। 1690 में क्या होगा कि बंगाल के चंद्रनगर में पहुंच जाएंगे। 1690 में क्योंकि ये लोग जब यहाँ आए तो इन्होंने कंपनी की स्थापना शुरू करी, स्थापना कर रहे थे तो अपने एक केंद्र बना रहे, फिर दूसरा केंद्र बना रहे, इस तरह से वो अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे, व्यापार का अपना विस्तार कर रहे थे। तो जब विस्तार कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये बंगाल की तरफ भी पहुंचेंगे, क्योंकि बंगाल भी एक बहुत ही अच्छा स्थान था जहाँ पे व्यापार किया जा सकता था। वो सारी स्थितियों के अनुसार ये क्या था, एक अच्छा स्थान था जहाँ पे व्यापार लगाया जा सकता था। आप जानते हैं बाद में ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, यहीं पर अपना मुख्य केंद्र बना लेंगे, है ना। तो 1690 में क्या करेंगे, बंगाल पहुंच जाएंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो बंगाल में पहुंचेंगे, बंगाल के चंद्रनगर पहुंचेंगे। तो अब ये क्या करेंगे, तो बंगाल में फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, प्रथम केंद्र चंद्रनगर में लगाएंगे। चंद्रनगर कहाँ स्थित है, तो बंगाल में स्थित है। बंगाल के चंद्रनगर में अपना प्रथम केंद्र को बनाएंगे। तो इन सारी चीजों को आपने देखा, तो हमने पहले देख लिया था, डैनिश के बारे में पढ़ा था। डैनिश ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो आपका तैकूवार तमिलनाडु में लगाई। उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, श्री रामपुर बंगाल में लगाएंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रांस में जब उस समय कौन था शासक, तो लुईस चौदहवां था। जबकि वित्त मंत्री की बात करें तो कोलबर्ट था। कोलबर्ट का नाम हमें इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इसने क्या किया था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका तैयार की थी, इसलिए इसका नाम भी पूछा जाता है। फिर हमने आपसे बात की थी कि इसकी जो कंपनी है वो कैसी कंपनी है, तो कंपनी इनकी कैसी हो जाएगी, पूर्णतः सरकारी हो जाएगी। ये गवर्नमेंट कंपनी थी, टोटली गवर्नमेंट कंपनी थी, इसमें प्राइवेट नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज पढ़ ली थी। फिर हमने देखा था कि इनका भारत में आगमन होता है और फिर ये क्या करते हैं, अपने केंद्र बनाना शुरू कर देते हैं। फैक्ट्री कह लें या प्रथम केंद्र कह लें, बात एक ही है। तो फिर तो फैक्ट्री पे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, सूरत में। सूरत में प्रथम फैक्ट्री लगाने का श्रेय किसको जाता है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है क्योंकि ये कंपनी लगाने में क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं। अब इन सारी चीजों को देख लिया था। दूसरा कहाँ लगाया था, तो मसूलीपट्टनम में लगाया था। 1674 में एक इंपॉर्टेंट काम होता है, पांडिचेरी की स्थापना करता है। कौन करता है, कंपनी का निर्देशक फ्रैंक्विस मार्टिन करता है। बंगाल में ये कहाँ पे अपनी लगाएंगे पहली फैक्ट्री, तो पहला केंद्र इनका कहाँ पे होगा, चंद्रनगर में होगा। तो अब हम मैप से देख लेते हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने चीज की देखी थी, तो इन्होंने अपना केंद्र कहाँ पे लगाया था, सबसे पहले इनका जो केंद्र था पहला आपका
प्रथम फैक्ट्री जो थी इनकी सूरत वाले इलाके में थी। 1668 में पहली फैक्ट्री लगाएंगे ये सूरत में, प्रथम केंद्र हो जाएगा इनका, प्रथम केंद्र हो जाएगा। बंगाल में इनका प्रथम केंद्र कहाँ पे हो जाएगा, तो बंगाल की अभी हमने बात की है चंद्रनगर में, तो बंगाल वाला जो इलाका था इनका आपका ये चंद्रनगर है, तो चंद्रनगर में बंगाल में प्रथम केंद्र। उसके बाद इन्होंने दूसरा केंद्र कहाँ बनाया था, तो मसूलीपट्टनम में बनाया था। में इन्होंने दूसरा, ये 1668 था, तो 1669 में इन्होंने दूसरा केंद्र यहाँ पे लगाया था। और 1690 में इनका चंद्रनगर वाला एरिया था जहाँ पे इन्होंने केंद्र बनाया था। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।